Hello everyone. So welcome back to our course. Today is the second day of building material and construction. It is the module 2. Today we'll study about building materials. बिल्डिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, इनकी क्या ज़रूरत होती है, ये देखेंगे। और बिल्डिंग मटेरियल्स के बाद में हम आज से ही स्टार्ट करेंगे सीमेंट और सीमेंट के टेस्ट। सो आइए देखते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। In this module, we'll study building materials, common engineering materials and need of material. Next, we'll study about cement. Then we will study about functions of different constituents of cement. Then we'll study about Boak's compound. फिर हम पढ़ेंगे method of manufacturing of cement, testing of cement और लास्ट में हम देखेंगे types of cement. So चलिए आज का मॉड्यूल शुरू करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है? कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको आप बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करते हो, वही मटेरियल आपका क्या कहलाता है? बिल्डिंग मटेरियल कहलाता है। बिल्डिंग मटेरियल इज एनी मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज सच एज मटेरियल्स फॉर हाउस बिल्डिंग। आपके कॉमन बिल्डिंग मटेरियल्स कौन कौन से हैं? वुड आपका कॉमन बिल्डिंग मटेरियल है, सीमेंट, एग्रीगेट, मेटल्स, ब्रिक, कंक्रीट, क्ले, ये सारे आपके क्या हैं? कॉमन बिल्डिंग मटेरियल्स हैं जिन्हें आप कंस्ट्रक्शन में यूज करते हो। आइए देखते हैं। द चॉइस ऑफ these building materials are based on their cost effectiveness of a building project. अगर आप कोई भी बिल्डिंग मटेरियल चूज कर रहे हो बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो आपका जो चॉइस है वो किसके ऊपर बेस करेगा? आपका जो प्रोजेक्ट है उसके कॉस्ट के ऊपर भी बेस करेगा। और एक चीज है जिसके ऊपर आपका बिल्डिंग मटेरियल चूज करने का तरीका बेस करता है, वो क्या है कि आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में कौन सा बिल्डिंग मटेरियल ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, उसके हिसाब से आप अपना बिल्डिंग मटेरियल सेलेक्ट करोगे। कॉमन इंजीनियरिंग मटेरियल्स। कौन कौन से कॉमन इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाने में? पहला है हमारा स्टोन, दूसरा हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक, तीसरा यूज़ करते हैं हम टिम्बर, नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं मोर्टार, फिर यूज़ करते हैं कॉन्क्रीट, फ्लोरिंग मटेरियल्स हो जाते हैं, रूफिंग मटेरियल्स आते हैं जिनसे फ्लोरिंग मटेरियल जिनसे हम फ्लोर बनाते हैं, रूफिंग मटेरियल जिनसे हमारा रूफ बनता है। फिर आता है हमारा सीमेंट, फिर आता है सैंड, फिर आता है ब्रिक, नेक्स्ट आता है आपका एग्रीगेट। तो ये सारे मटेरियल्स हम क्या करते हैं? बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और भी बहुत से मटेरियल्स यूज़ करते हैं, वो सारे कुछ एग्जाम्पल थे जिससे हम बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग बनाने की यूज़ क्या है, हमें ज़रूरत क्या है बिल्डिंग मटेरियल्स की? तो बिल्डिंग मटेरियल्स आपका क्या करता है? विजुअल क्वालिटी और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के बीच का एक रिलेशनशिप बना के रखता है। कैसा दिख रहा है और कितना स्टेबल है स्ट्रक्चर, इन दोनों के बीच में आपका क्या करता है? रिलेशनशिप बना के रखता है। फिर आप एक एप्रोप्रिएट टेक्निक यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन की, वो भी आप बिल्डिंग मटेरियल्स की वजह से करते हैं। एक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है और विजुअल अपील प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर को एक कैरेक्टर देता है और बाहर से एक आपको उसका जो एस्थेटिक व्यू है, जो अपीलिंग व्यू है, जिसको देख के आपको ऐसा लगता है कि बिल्डिंग बहुत सुंदर है, हमें जाना चाहिए, वो आपको कौन देता है? बिल्डिंग मटेरियल्स के थ्रू आपको वो अपील मिलती है। फिर आपको किसी भी बिल्डिंग का टाइम और एरा पता करना है, किस जमाने में बना था, कौन से टाइम पीरियड में बना था, तो वो आप उनके बिल्डिंग मटेरियल को देख के बता सकते हैं। आप उससे उस टाइम का आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, किस टाइप से वो लोग कंस्ट्रक्ट करते थे, ये भी आपको पता चल जाएगा। जैसे राजपूत अलग स्टाइल की बिल्डिंग बनाते थे, मुगल्स अलग तरीके की बिल्डिंग बनाते थे, साउथ में आप जाओगे तो साउथ के जो राजा थे वो लोग अलग तरीके से बिल्डिंग बनाते थे। तो ये आपका बिल्डिंग मटेरियल्स को और आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपका चेंज होते जा रहा है। बिल्डिंग मटेरियल्स तो सारे क्या यूज करते थे? पत्थर ही यूज करते थे, बट उनका आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या था? अलग अलग था। फिर आप एस्थेटिक एलिमेंट को प्रैक्टिकली मिक्स कर पाओगे, आप बिल्डिंग का बजट पता कर पाओगे बिल्डिंग मटेरियल्स के थ्रू, आप एक रिलेशनशिप बना पाओगे क्वांटिटी और क्वालिटी मटेरियल के, मटेरियल की क्वांटिटी और मटेरियल की क्वालिटी के हिसाब से आप उनके बीच में एक रिलेशनशिप बता पाओगे। तो ये सारे आपके क्या है? जरूरत है बिल्डिंग मटेरियल्स की। अब हमारा जो मेन टॉपिक आता है सीमेंट। सीमेंट क्या होता है? सीमेंट सभी ने देखा है, ग्रे कलर का पाउडर जैसा रहता है।
क्या के लिए यूज़ होता है, आपके घर बनाने के लिए यूज़ होता है या बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं सीमेंट क्या होता है। आज हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, सीमेंट क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या टेस्ट होते हैं सीमेंट के, सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सीमेंट। सीमेंट क्या है, एक फाइन पाउडर है, एक सॉफ्ट पाउडर टाइप का सब्सटेंस है जिसको हम किससे मिलके बनाते हैं, लाइमस्टोन, क्ले, सैंड या शेल से बना हुआ मिलता है हमको ये सीमेंट। आपको लाइमस्टोन ब्रिक मिल, जो लाइमस्टोन है वो सीधा पत्थर मिलेगा, उसको आप ग्राइंड करके सीमेंट बनाते हो। तो आपको पाउडर फॉर्म में सीमेंट नहीं मिलता है, सीमेंट मैन्युफैक्चर होने के बाद में आपको सॉफ्ट और पाउडरी फॉर्म में मिलता है। सीमेंट को हम वाटर के साथ मिक्स कर दें और उसमें एग्रीगेट सैंड मिला दें तो एक सॉलिड मास बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट बोलते हैं। तो ये था हमारा सीमेंट। सीमेंट एक बारीक पाउडर है, सॉफ्ट है, पाउडर टाइप का सब्सटेंस है जिसको हम कैसे यूज करते हैं, एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करते हैं। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट सीमेंट के। सीमेंट के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। सबसे पहले हमारा सीमेंट का पहला कॉन्स्टिट्यूएंट लाइम होता है। लाइम हमारा 62 से 65% होता है। नेक्स्ट है हमारा सिलिका। सिलिका 17 से 25% प्रेजेंट होता है। फिर आता है एल्यूमिना। एल्यूमिना हमारा 3 से 8% प्रेजेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट सीमेंट में। नेक्स्ट आता है जिप्सम। जिप्सम 3 से 4% प्रेजेंट होता है। फिर आता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड आपका 3 से 4% प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया 1 से 3% प्रेजेंट होता है। फिर आता है सल्फर। सल्फर 1 से 3% प्रेजेंट होता है। और लास्ट है आपका अल्कलीज। अल्कलीज आपका 0.2 से 1% प्रेजेंट होता है किसमें, सीमेंट के पार्टिकल्स में। तो ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर और अल्कलीज, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आपके सीमेंट के प्रेजेंट है। और आपको ये याद रखना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट कितने परसेंट में प्रेजेंट है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। अभी जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट देखे, उन कॉन्स्टिट्यूएंट की क्या जरूरत है किसी भी सीमेंट पार्टिकल्स में, ये अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था लाइम। लाइम हमारा 62 से 65% का प्रेजेंट था। ये आपको क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है और साउंडनेस प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ मतलब आपको ताकत दे रहा है ये, और साउंडनेस मतलब आपको वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। तो लाइम का मेन फंक्शन था स्ट्रेंथ और साउंडनेस प्रोवाइड करना। अगर आप इसको 65% से ज़्यादा दे दिए तो ये क्या कर देता है, आपके सीमेंट को अनसाउंड बना देता है। और क्या करता है, ये इसको एक्सपेंड और डिसइंटीग्रेट करने के लिए बढ़ा देता है। इससे एक्सपेंशन और डिसइंटीग्रेशन किसकी वजह से होता है, अगर आपका लाइम ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अगर आपका लाइम कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, अगर आपका लाइम इस रेंज में नहीं प्रेजेंट है, इससे और कम प्रेजेंट है, तो इससे आपको क्या होगा, जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ यही प्रोवाइड कर रहा है, तो स्ट्रेंथ कम होगी सबसे पहले तो। और आपका सीमेंट जो है जल्दी सेट होने लग जाएगा। सेट होने का मिनिमम टाइम आपका 30 मिनट्स होता है, उससे कम टाइम में आपका सीमेंट सेट होने लगेगा। तो ये था लाइम। अब देखते हैं सिलिका। सिलिका आपका 17 से 25% प्रेजेंट होता है। सिलिका आपका स्ट्रेंथ देता है सीमेंट पार्टिकल को। अगर आप एक्सेस दे दोगे, तो एक्सेस अगर प्रोवाइड कर दोगे, सिर्फ 25% से ज़्यादा प्रोवाइड कर दोगे, तो क्या करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है सीमेंट के, इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। पर क्या करता है, सेटिंग टाइम भी बढ़ा देता है। सेट होने का टाइम जो है उसको भी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। स्ट्रेंथ तो बढ़ा ही रहा है, बट सेटिंग टाइम भी क्या करता है, बढ़ा देता है। तो ये थे आपके लाइम और सिलिका। नेक्स्ट है एल्यूमिना। एल्यूमिना आपका 3 से 8% प्रेजेंट होता है। क्विक सेटिंग प्रोवाइड करता है, फटाफट आपका सीमेंट क्या होता है, सेट होता है इससे। एल्यूमिना अगर आप डालोगे तो उसमें से आपका सीमेंट क्या होता है, फटाफट सेट होता है। ये क्या करता है, आपका क्लिंकरिंग टेम्परेचर को कम कर देता है। और अगर आप इसको एक्सेस में डालोगे तो ये आपका सीमेंट को कमजोर बना देता है। ठीक है, क्लिंकरिंग टेम्परेचर, जब आप क्लिंकरिंग प्रोसेस से सीमेंट को पास कराते हो तो उस टेम्परेचर को कम करने का कौन काम करता है, एल्यूमिना काम करता है। और एक्सेस में डालने से ये सीमेंट को कमजोर बनाता है। अब नेक्स्ट है हमारा जिप्सम।
जिप्सम आपका 3 से 4% प्रेजेंट होता है। इसको हम कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में देते हैं। कैल्शियम सल्फेट हमारा क्या फॉर्म करता है, जिप्सम फॉर्म करता है। ये क्या करता है, ये इनिशियल सेटिंग टाइम को आपका बढ़ा देता है। आपके सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम आपके सीमेंट का है 30 मिनट्स। तो ये 30 मिनट्स को क्या करता है, आपका बढ़ा देता है। आपका इनिशियल जो सेटिंग टाइम 30 मिनट से ना होके वही 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है, आधा घंटे से 40 मिनट हो सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है आपने कितनी क्वांटिटी में जिप्सम बढ़ाया है। नॉर्मली अगर आप इतना डालोगे तो 30 मिनट आपका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स रहेगा। नेक्स्ट हमारा है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड आपका कलर देता है, स्ट्रेंथ देता है और हार्डनेस देता है। अगर आपका सीमेंट का जो कलर है, जो आप देख रहे हो कलर, वो किसकी वजह से आता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से आता है। ये आपके सीमेंट को कलर दिया, स्ट्रेंथ दिया, उसको ताकत दिया और उसको कड़ा बनाता है। ये आपका जो रेडिश ब्राउन टिंट है सीमेंट का, रेडिश ब्राउन जो कलर है, वो आयरन ऑक्साइड की वजह से आता है। नेक्स्ट है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया भी सेम है, आपका स्ट्रेंथ देता है और कलर देता है, पर मैग्नीशिया येलोइश कलर देता है सीमेंट को। अगर आप एक्सेस डाल दोगे मैग्नीशिया को तो आपका सीमेंट जो है वो अनसाउंड हो जाएगा। फिर आपका आता है सल्फर। सल्फर जो है वो आपका साउंडनेस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। ये साउंडनेस जो है आपका सल्फर के थ्रू भी आता है। बट यहाँ पे आप देखो, साउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली। लाइम और मैग्नीशिया के साउंडनेस को मेजर करने के लिए टेस्ट होते हैं, बट आपका जो सल्फर है उसको मेजर करने के लिए कोई टेस्ट नहीं होते हैं। अल्कलीज। अल्कलीज आपके 0.2 से 1% प्रेजेंट रहते हैं। जो प्रेजेंट है अल्कली का, जो अल्कली जो प्रेजेंट है, इनकी वजह से आपको क्या मिलता है, एक एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस मतलब आपको एक स्मेल आती है। एफ्लोरेंस, प्रेजेंस ऑफ अल्कली कॉजेस एफ्लोरेसेंस एंड स्ट्रेनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। स्टेन कलर और एफ्लोरेंस कलर और बदबू जो है आपकी किसकी वजह से आ रही है, अल्कली की वजह से आ रही है। और अल्कली आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वाइट और ग्रे स्पॉट्स बनाता है। अल्कली आपका वाटर के साथ रिएक्ट करके वाइट और ग्रे स्पॉट्स बनाता है। Now next we'll see Box compound. Box compound क्या होते हैं? Water reacts with ingredient of cement chemically resulting in the formation of complex chemical compounds termed as box compound which are not formed simultaneously. क्या होता है, आपके सीमेंट का जो केमिकल है, जो सीमेंट के पार्टिकल्स हैं, वो जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं जिनको हम बोक्स कंपाउंड बोलते हैं। तो ये कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम एल्यूमिनोएट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये चार हमारे बोक्स कंपाउंड होते हैं। तो आइए पहला बोक्स कंपाउंड देखते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A या 3COAl2O3। ये हमारा क्या है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। C3A से आप याद रखेंगे, ये क्या होता है, 4 से 14% प्रेजेंट होता है बाय वेट। ये आपका जैसे ही आप पानी डालते हो सीमेंट में तो 24 घंटे के अंदर में ये फॉर्म हो जाता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। जितना भी हीट इवॉल्व होता है, जितना भी हीट निकलता है जैसे ही आप सीमेंट में पानी डालते हो, वो किसकी वजह से है, बोक्स कंपाउंड की वजह से है। कौन सा बोक्स कंपाउंड जिसकी वजह से आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलता है, तो वो बोक्स कंपाउंड है आपका C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट है आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट C4AF। ये क्या के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपका 10 से 18% बाय वेट प्रेजेंट होता है। ये भी आपका 24 घंटे के अंदर ही फॉर्मेशन हो जाता है जैसे ही आप पानी डालते हैं। इसमें आप देखो, द अमाउंट ऑफ हीट of hydration evolved during the formation of this compound initially is comparatively more, which goes on decreasing on time। जो heat of hydration evolve होता है जैसे ये compound form होता है, तो जैसे शुरुआत में ये ज़्यादा रहता है, उसके बाद ये धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, heat of hydration इसमें कम होने लग जाता है।
तो ये था आपका C4AF। नेक्स्ट आपका बोक्स कंपाउंड है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S से डिनोट करते हैं। ये आपका 45 से 85% बाय वेट प्रेजेंट रहता है। ये आपका एक हफ्ते के अंदर फॉर्म होता है। जैसे आप सीमेंट में पानी डालते हो तो एक हफ्ते के अंदर जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो C3S होता है। ये किसके लिए रहता है? आपकी शुरुआत के दिनों में जब आपका सीमेंट जब हार्ड हुआ रहता है तो शुरुआत के दिनों में जो स्ट्रेंथ मिलती है उसको, वो C3S के थ्रू मिलती है उसको स्ट्रेंथ। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा और आखिरी हमारा है डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये आपका 15 से 35% प्रेजेंट होता है। ये हमारा धीरे धीरे फॉर्म होता है। जब आप वाटर सीमेंट में मिक्स कर दिए उसके बाद में ये स्लोली फॉर्म होता है। ये 1 साल भी लग सकता है इसको। ये डाई कैल्शियम सिलिकेट को आपके सीमेंट मटेरियल में फॉर्म होने में 1 साल तक का भी समय लग सकता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपका जो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ है, बाद के दिनों का जो स्ट्रेंथ है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? C2S। तुरंत जो इनिशियल स्टेजेस का स्ट्रेंथ है उसके लिए C3S रिस्पॉन्सिबल है, बट बाद के स्टेजेस के स्ट्रेंथ के लिए आपका C2S रिस्पॉन्सिबल है। तो अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज C3S, emergency road work, preferable construction work, etc. or strength is required to be increased in later stages increases C2S। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा मेन टॉपिक है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो हाइड्रेशन क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट during 7 days is about 89 to 90 calorie per gram and during 28 days is about 90 to 100 ग्राम। जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है किसकी? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की। जो हम सीमेंट यूज करते हैं वो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, OPC। तो हमारा OPC का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है शुरुआत के 7 दिनों में होता है 89 से 90 किलो कैलोरी पर ग्राम, और उसके बाद में 90 से 100 हो जाता है। 28 दिन के बाद में 90 से 100 हो जाता है। 89 से 90 था पहले, उसके बाद में 90 से 100 हो गया। तो वाटर का हमारा 23% बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द कंप्लीट हाइड्रेशन। वाटर कितना लगता है? 23% लगता है आपका हाइड्रेशन कैरी करने के लिए। और 15% वाटर जो यूज होता है वो किसके लिए? आपके वॉइड्स को फिल करने के लिए यूज होता है। मतलब टोटल आप 38% वाटर यूज करते हो। वॉइड्स आपके गैप होते हैं, जो खाली स्पेसेस होते हैं वो आपकी वॉइड्स होती है। तो वॉइड भरने के लिए 15% वाटर लगता है, और आपका जो हाइड्रेशन के लिए 23% लगता है। तो टोटल वाटर जो लग रहा है आपका वो 38% वाटर लगता है सीमेंट के वेट का। सीमेंट के वेट का 38% वाटर लगता है किसके लिए? हाइड्रेशन के लिए। आपका टोटल रेट ऑफ हाइड्रेशन कैरी करने के लिए लगता है। तो यहाँ से आप देख लो कि हाइड्रेशन का रेट देख लो, C4AF का ज़्यादा रहेगा, फिर C3A का रहेगा, फिर C3S का रहेगा, और लास्ट में आपका C2S का हाइड्रेशन रहेगा। अब देखते हैं, हमारा मेन टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट बनता कैसे है ना? तो सबसे पहले आप मिक्स करते हो पार्टिकल को। मिक्सिंग करने के बाद में आपका बर्निंग प्रोसेस होता है, और बर्निंग के बाद में आपको बड़े बड़े क्लिंकर्स मिलते हैं। एक बड़ा हार्ड सब्सटेंस मिलता है, उसको हम क्या कर देते हैं? पीस देते हैं। तो ग्राइंडिंग का प्रोसेस। तो पहला मिक्सिंग हो गया, फिर हमको उसको बर्न करना पड़ेगा। बर्निंग प्रोसेस हो गया, जलाना, और उसके बाद में उसको हम क्या करते हैं? ग्राइंड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है? सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है। अब देखो नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट में ही देखो कि जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में वो क्या है? कैल्शियस मटेरियल। कैल्शियस मटेरियल कौन कौन से हैं? लाइमस्टोन और चॉक हमारे कैल्शियस मटेरियल हैं, जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट है, कैल्शियस मटेरियल। और आर्जिलेशियस मटेरियल कौन से हैं? हमारे शेल और क्ले। कैल्शियस, लाइमस्टोन, आर्जिलेशियस, आपका शेल और क्ले। ये आपका लाइमस्टोन है कैल्शियस, और आर्जिलेशियस में आपका शेल आ गया। तो आपको दो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगेगा। आर्जिलेशियस मतलब क्ले प्रोडक्ट, कैल्शियस मतलब लाइम प्रोडक्ट। तो ये हमारा सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या मेथड्स होंगे आपके? दो मेथड्स होते हैं मेन। पहला वेट प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस होता है, जिसमें आप सूखे सारे मटेरियल को मिक्स करके करते हैं। उसमें वाटर का आप बिल्कुल भी एडिशन नहीं करते, वाटर इसमें थोड़ा भी नहीं ऐड करते हैं, मिलाते नहीं है इसमें वाटर, बिल्कुल भी वाटर नहीं मिलाते। और वेट प्रोसेस नाम से समझ में आ रहा है कि गीला प्रोसेस है, इसमें हम पानी मिला के करते थे।
तो आपका जो ड्राई प्रोसेस है वो अभी नया तरीका है, और वेट प्रोसेस पुराने के ज़माने से जो प्रोसेस चलता आ रहा है वो हमारा वेट प्रोसेस है। तो हम यहाँ पे दोनों प्रोसेस देखेंगे। आपको एक जनरल आइडिया देती हूँ मैं यहाँ पे कि आपका ये सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। तो ये आपका क्या है, लाइमस्टोन की क्वारी है। इस एरिया में लाइमस्टोन आपका बहुत सी क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो आप सबसे पहले जाके लाइमस्टोन को यहाँ से लोगे, ठीक है, ये रॉक्स को तोड़ोगे और यहाँ से आप लाइमस्टोन को एक्सकेवेट करके आप लेके आओगे। एक्सकेवेट करके लेके आने के बाद में आप यहाँ पे लाइमस्टोन को क्रशर में डालोगे। तो क्रशर में डालने से पहले आप देख सकते हो कि आपका लाइमस्टोन कितने बड़े बड़े पीसेज में है। अब आपको क्रशर में गया, क्रशर का काम क्या है, क्रशर नाम से समझ में आया, क्रश कर देगा चीज़ों को और छोटे पार्टिकल्स में उसको डिवाइड कर देगा। तो लाइमस्टोन आपका गया क्रशर में। क्रशर में जाने के बाद में वो पहले वाले क्रशर में जाने के बाद में वो थोड़े, जितना बड़ा पार्टिकल्स था आप मान लो कि उसका आधा से थोड़ा और छोटा हुआ, आधा से थोड़ा कम हुआ, है ना, उसमें 60 to 70% साइज रिडक्शन हुआ। उसके बाद में वो फिर से सेकेंडरी क्रशर में जाएगा। ये प्राइमरी क्रशर था, फिर सेकेंडरी क्रशर में जाएगा, फिर सेकेंडरी क्रशर में जाने के बाद में वो फाइन ग्राउंडेड पार्टिकल्स में, बहुत बारीक पार्टिकल्स में वो क्या हो जाएगा, ग्राइंड हो जाएगा। ठीक, आगे जाने के बाद में वो क्रशर से जाने के बाद में आपका प्रपोर्शनिंग इक्विपमेंट में आ गया। मतलब आप सैंड और क्ले उसमें मिलाओगे बराबर क्वांटिटी में, लाइमस्टोन में आप बराबर क्वांटिटी में सैंड और क्ले मिला दिए। उसके बाद वो कहाँ चला गया, ग्राइंडिंग मिल में। अब ये सारे पार्टिकल्स मिल के क्या होंगे, बराबर तरीके से ग्राइंड होंगे, पिसेंगे, चक्की में चला गया, वहां से वो पिसेगा। उसके बाद में हमारा कहाँ आ गया, प्री हीटेड टावर में आ गया। अब हमारा जो पार्टिकल्स थे वो कहाँ गए, प्री हीटेड टावर में आ गए। ये टावर में वो पहले से हीट हो रहे हैं, अब हीट हो रहा है, उसमें हीट दे रहे हैं हम उसमें। उसके बाद वो हीट, देखो यहाँ पे सारे पार्टिकल्स मिक्स हैं, यहाँ पे सैंड भी है, यहाँ पे आपका क्ले भी है, ये दोनों मिलके क्या हो गए, आ गए यहाँ पे। अब हीटेड टावर में आ गया। टावर कहाँ लेके जा रहा है, उसको किल्न में लेके जा रहा है। रोटरी किल्न है, वो घूमता रहता है किल्न, और उसमें हीट प्रोवाइड करते हैं हम, बहुत तेज हीट प्रोवाइड करते हैं। और वो लगातार वहाँ पे क्या होता रहता है, ऐसा सर्कुलर रिवॉल्व होता रहता है, गोल 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 घूमता रहता है, इसलिए हम इसको रोटरी किल्न बोलते हैं। ये रोटेट हो रहा है, ये देखो इस डायरेक्शन में वो क्या हो रहा है, रोटेट होते जा रहा है, रोटेट होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। फिर वहां से वो क्या होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स में बन के निकलता है, जिसको हम क्लिंकर बोलते हैं। क्या हो गया यहाँ पे, अब तेज हीट में सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बाइंड होके क्या बना देते हैं, क्लिंकर बनाते हैं। अब क्लिंकर वापस से आता है और ठंडा होता है, जितनी भी हीट है वो जो हीट वापस कहाँ चली जाती है, प्री हीटेड टावर में वापस वो हीट को हम भेज देते हैं, और ये यहाँ पे कूल होते जाता है। फिर से कूल होने के बाद में वो आपका वापस से आप उसको क्या करते हो, ग्राइंड करते हो, है ना, प्रपोर्शन करते हो और ग्राइंड करते हो। ग्राइंड होने के बाद में हम उसको कहाँ ले जाते हैं, स्टोरेज टावर्स में ले जाते हैं, और ये यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और बाद में हम उसको बैग्स में डाल के, ठंडा करके बैग में डाल के हम उसको क्या करते हैं, शिपिंग कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका सीमेंट मेकिंग का। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं वेट और ड्राई मेथड में क्या क्या होता है। तो आपका ड्राई प्रोसेस, सबसे पहले आपका आर्जिलेशियस मटेरियल और कैल्शियलेशियस मटेरियल, आप दोनों को बराबर क्वांटिटी में ले लिए और उसको क्या करें, क्रशिंग मिल से गया, वो बड़े बड़े पार्ट्स में था तो हम उसको सबसे पहले क्रश कर दिए, तो आपका क्रशिंग प्रोसेस चला गया। क्रशिंग होने के बाद में आप उसको ट्यूब या बॉल मिल में आप उसको क्या कर दिए, ग्राइंड कर दिए। क्रशर्स में गया था, आपने देखा था, क्रशर्स में जाने के बाद में हमने उसे और एक बार ग्राइंडिंग किया था, तो ग्राइंडिंग हुआ, ठीक है। ग्राइंडिंग होने के बाद में हमने उसको स्टोर करके रख दिया। स्टोर करने के बाद में आप क्या किए थे, हमने बराबर क्वांटिटी में उसको लिया था, ठीक है ना, बराबर क्वांटिटी में हमने लिया था उसको। तो सबसे पहले हम उसको क्या कर लेंगे, मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स टू करेक्ट प्रपोर्शन, जितने प्रपोर्शन में हमारा सीमेंट बनता है उस प्रपोर्शन में हम क्या कर लेंगे, बराबर बराबर क्वांटिटी में इसको दोनों को ले लेंगे। आपका लाइम हो गया और क्ले हो गया, दोनों को ले लिए। उसके बाद आप उसको क्या करते हो, हीटिंग करते हो 800 डिग्री तक, है ना। हमने हीटिंग चेम्बर देखा था जिसमें वो हीट हुआ। उसके बाद वो कहाँ गया था, रोटरी किल्न में गया था। किल्न में जाने के बाद में वो क्या फॉर्म हो गया था, क्लिंकर्स फॉर्म हो गए थे। क्लिंकर फॉर्म्स होने के बाद में आपने उसे क्या किया था, फिर से फाइन ग्राइंडिंग किया था, किसमें, ट्यूब मिल में। ट्यूब मिल में ग्राइंड करने के बाद में आप उसको, ग्राइंडिंग होने के बाद में उसको आपने स्टोर करके रखा था। कहाँ स्टोर करते हैं, उस जगह को हम सीमेंट साइलोज बोलते हैं। साइलोज में आपका जो सारे
फाइन ग्रेन सीमेंट है या जो सीमेंट पार्टिकल्स है उसको हम स्टोरेज पोर्शन के लिए रखते हैं। स्टोरेज पोर्शन आपका सीमेंट साइलोज हो गया, स्टोरेज टैंक आपका साइलोज हो गया। उसके बाद आप उसको कूल करके ठंडा करके आप पैक कर दिए। तो ये आपका क्या था, ड्राई प्रोसेस। इसमें हमने कहीं पे भी पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट पार्टिकल्स को लिया, पार्टिकल्स को क्रश किया, उसके बाद उसको फाइन ग्राइंडिंग किया, फाइन ग्राइंडिंग करने के बाद उसे स्टोर करके रख दिया। स्टोर करने के बाद उसे वापस से बराबर क्वांटिटी में लिया, उसके बाद उसे हीट किया, हीट करने के बाद रोटरी किल में डाला, उसे बर्न किया, बर्न करने के बाद में बर्न हो गया वो, उसके बाद वो क्लिंकर्स बन गया। क्लिंकर्स को वापस से हमने ग्राइंड कर दिया, पाउडर के फॉर्म में ले आए। उस सीमेंट पाउडर को हमने साइलोज को सीमेंट साइलोज में स्टोर करके रख दिया, और स्टोर करके रखने के बाद में हम उसे ठंडा करके पैक कर देंगे। तो ये था हमारा ड्राई प्रोसेस। आपको ये चार्ट बनाने, चार्ट बाय हार्ट याद होना चाहिए, ये चार्ट आपके आगे बहुत काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस क्या होता है, सेम प्रोसेस रहेगा, बस इसमें आप बीच में एक जगह क्या करोगे, वाटर ऐड करोगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर्जिलेशियस लेते हैं और कैल्शियस सेम एज द प्रीवियस वन लेते हैं हम, बट यहाँ पे क्रशिंग करने के बाद में हम उसमें क्या कर देते हैं, वाटर ऐड करके उसको रखते हैं। उसके बाद में जो बॉल मिल में जो हमारी ग्राइंडिंग होती है, वो हमारी जो होती है वेट ग्राइंडिंग होती है, गीले पानी के साथ जो मिक्स ग्राइंडिंग होती है यहाँ पे। उसके बाद उस स्लरी को आप करेक्ट प्रपोर्शन में लेते हो। ठीक है, सबसे पहले आपने क्रशिंग करके लिया, क्रशिंग के बाद में आपने इसमें पानी ऐड कर दिया, उसके बाद में उसको आप स्लरी को एक जगह ले आए और बराबर अमाउंट में आपने दोनों स्लरी का करेक्टेड प्रपोर्शन आपने ले लिया। उसको आप सीधा कहाँ डालते हो, यहाँ पे सीधा रोटरी किल में जा रहा है। ये डायरेक्ट बर्निंग के लिए कहाँ गया, रोटरी किल में गया, और डायरेक्ट बर्निंग प्रोसेस हुआ वहाँ पे। बर्निंग होने के बाद में आपका क्लिंकर्स फॉर्म हो गया। क्लिंकर फॉर्म होने के बाद में आपने उसकी ग्राइंडिंग कर दी ट्यूब मिल में, जिससे कि आपको एक फाइन प्रोडक्ट मिल गया। उस प्रोडक्ट को आप सीमेंट बोलते हो, उसको आप साइलोज में स्टोर कर लोगे और उसे आप ठंडा होने पे पैक करके ट्रांसपोर्ट कर दोगे। तो ये क्या हुआ, आपने वेट ग्राइंडिंग प्रोसेस में बस आपका यहाँ एक चेंज आएगा, यहाँ आपने क्या किया, पानी मिक्स कर दिया, जिससे कि आपका वेट ग्राइंडिंग हुआ, स्लरी फॉर्म हो गया आपका, एक क्या बोल सकते हो आप, पानी मिक्स वाला एक प्रपोर्शन फॉर्म हुआ, जिसको आप स्लरी बोल रहे हो। इसीलिए आपका प्रोसेस वेट और ड्राई अलग अलग आप यहाँ पे बता सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट टेस्टिंग क्या होता है, सीमेंट टेस्ट को हम क्यों कैरी करते हैं, हम इसलिए कैरी करते हैं कि हम उसमें पता कर पाए कि उसकी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। आप किसी भी चीज में टेस्ट क्यों करते हो, ताकि आप जान पाओ कि उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। इसीलिए हम यहाँ पे सीमेंट का टेस्ट कर रहे हैं, ताकि हम उसके अंदर की प्रॉपर्टीज जान पाए। तो आपका दो टाइप का होता है, फील्ड टेस्ट होता है और लेबोरेटरी टेस्ट होता है। तो फील्ड टेस्ट में आपके तीन टाइप होते हैं। सबसे पहले हम कलर टेस्ट देखते हैं, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं उसकी, और तीसरी हम उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो ये हम फील्ड में जाके कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको फील्ड टेस्ट कहते हैं। इसके लिए हमको कोई ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं लगते हैं, बेसिक इक्विपमेंट्स लगते हैं। हम उसको आराम से फील्ड में ले जा सकते हैं उस इक्विपमेंट को, और टेस्ट करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हम तुरंत टेस्ट करके उसके बारे में प्रॉपर्टीज पता कर सकते हैं। इसीलिए इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, फील्ड टेस्ट करते हैं बोलते हैं, ताकि हम जब हमारा फील्ड में काम चल रहा हो तो हम तुरंत तुरंत उस सीमेंट की प्रॉपर्टीज टेस्ट कर लें और पता कर लें। नेक्स्ट हमारा होता है लेबोरेटरी टेस्ट। इसके अंदर 6 टेस्ट आते हैं आपके। पहला है फाइननेस, फिर आपका आता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट और केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। ये सारे आपके किसके अंदर के आ गए, लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर। इसका नाम लेबोरेटरी टेस्ट क्यों है, क्योंकि इसको आप लैब में ही जाके कर सकते हो, आप इसको फील्ड में नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स लगेंगे और टाइम लगेगा, इसीलिए ये टेस्ट को आप लैब में आके करते हो। तो ये आपके दो टाइप के टेस्ट हो गए, फील्ड में होने वाले फील्ड टेस्ट, लैब में होने वाले लेबोरेटरी टेस्ट। नेक्स्ट है, हम देखते हैं फील्ड टेस्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फील्ड टेस्ट क्या क्या होता है, सबसे पहले आप कलर की टेस्टिंग करोगे। कलर की टेस्टिंग क्या होती है, आपका कलर क्या होना चाहिए,
यूनिफॉर्म ग्रे कलर का होना चाहिए। आप देख के बता सकते हो कलर को, थोड़ा सा सीमेंट हाथ में लो, उसका कलर देख लो कि कैसा है, या बैग में ही आप सीमेंट को देख के बता सकते हो कि कैसे कलर का है आपका सीमेंट। दूसरा है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब आप उसको क्या करोगे, थोड़ा सा सीमेंट को लोगे और उसको अपने हाथ से घस के देखोगे स्मूथ है कि नहीं, आपको ये बस पता करना है। तो आप उसको लोगे, थोड़ा सा आप उसको अपने हाथ से अपनी उंगलियों से घस के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अपनी उंगलियों के बीच में रख के उसको घस के देखोगे तो समझ में आ जाएगा खुरदुरा है कि चिकना है। ये आपकी क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि आप फिजिकल प्रॉपर्टी में दूसरा पार्ट क्या करोगे, सीमेंट को लोगे और पानी में आप उसको डाल दोगे। तो सीमेंट क्या होना चाहिए, पानी के अंदर जाना चाहिए, पानी उसको सोख के नीचे में बिठाना चाहिए सीमेंट को, ना ही आपका सीमेंट ऊपर में तैरना नहीं चाहिए। थोड़ी देर तो तैरेगा ना, एक आध 2 मिनट, फिर क्या होना चाहिए, धीरे धीरे से वो नीचे जाके बैठ जाना चाहिए। तो ये आपका क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी का दूसरा आप देखोगे। और तीसरे में आप क्या देखोगे कि जो सीमेंट है वो आपके सीमेंट में किसी भी तरीके का लम्प्स फॉर्म नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का गट्ठा नहीं बना होना चाहिए। अगर आपके सीमेंट में गट्ठा बना है मतलब उस सीमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है, और जो कि आपके सीमेंट के टेस्टिंग के लिए, सीमेंट के प्रॉपर्टीज के लिए सही नहीं है। वो सीमेंट आपका यूज करने लायक नहीं रहेगा अगर उसमें पहले से ही गट्ठा बना हुआ है, पहले से ही किसी तरीके के लम्प्स मौजूद हैं। तो कलर आपने देख लिया कि सिंपल उसका कलर कैसा होना चाहिए, और प्रॉपर्टी में आपने देख लिया कि वो स्मूथ होना चाहिए, वो पानी के अंदर जाके सिंक हो जाना चाहिए, फ्लोट नहीं करना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, तैरना नहीं चाहिए, और उसमें किसी भी तरीके का लम्स मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ये आपके प्रॉपर्टीज हो गए सीमेंट के, ये 3 प्रॉपर्टी आपको सीमेंट में देखना है। नेक्स्ट आपका है स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट में आप क्या देखोगे, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक प्रिपेयर किया, एक ब्लॉक प्रिपेयर किया। उस ब्लॉक को आपने 25x25 इंटू 200 का है ये देखो, ये 25 और इसका जो लेंथ रहेगा वो 200 mm का रहेगा। ठीक है, इसको आप ले गए और 7 दिन के लिए आपने इसे पानी में डुबा दिया। एक कॉन्क्रीट ब्लॉक प्रिपेयर किया है आपने ये, और इसे ले जाके आपने पानी में 7 दिन के लिए डुबा के रख दिया। अब आप क्या करोगे, इसको आप बाहर निकालोगे और इसमें 2 लोड्स लगाओगे, 2 पॉइंट लोड लगाओगे। ये एक लोड हो गया और ये एक लोड हो गया। ठीक है, और ऊपर में एक और लोड लगेगा, 3 लोड लग गए आपके। ऊपर वाला लोड आपका 340 न्यूटन का आपने यहाँ पे एक लोड लगाया, और इस लोड को काउंटर करने के लिए आप 2 लोड लगाओगे यहाँ पे। ठीक, ये दोनों लोड आपके कितने रहेंगे, 150 mm दूर रहेंगे। ये दोनों लोड आपके क्या रहेंगे, ये दोनों लोड आपके 150 और 150 mm, इन दोनों के बीच की आपस की दूरी 150 mm होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब आप जब इसमें लोड लगा रहे हो दोनों साइड से, तो आपको ये देखना है कि इसमें किसी भी तरीके का फेलियर नहीं आना चाहिए, कि इसमें इस ब्लॉक में, ये ब्लॉक किसी भी तरीके का फेल नहीं होना चाहिए, ना क्रैक आना चाहिए, ना वो बीच से टूट नहीं जाना चाहिए। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ से आपने उसकी स्ट्रेंथ पता कर ली कि आप उसमें लोड जब लगा रहे हो तो लोड लगाने के बाद वो स्ट्रक्चर जो है वो फेल नहीं हो रहा है, वो स्ट्रक्चर उतना लोड बियरिंग के लिए बना हुआ है। ये आप कहाँ से पता करोगे, स्ट्रेंथ टेस्ट से पता करोगे। तो ये सारे आपके कौन से टेस्ट थे, फील्ड टेस्ट थे। अब हम देखते हैं लैब टेस्ट। लेबोरेटरी में जो टेस्ट होते हैं वो लैब टेस्ट होते हैं। तो पहला आपका हो गया फाइननेस टेस्ट। ठीक है, तो फाइननेस टेस्ट हम यूज करते हैं टू चेक प्रॉपर ग्राइंडिंग which has direct impact on rate of hydration, rate of gain of strength and evolution of heat। जो फाइननेस है, वो फाइननेस से आपको क्या क्या पता चलता है, फाइननेस से आपको उसका रेट ऑफ हाइड्रेशन पता चलता है, रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेनिंग, स्ट्रेंथ गेन करने में उसको कितना टाइम लगता है, और उससे हीट कितनी इवॉल्व होती है, ये सारी चीजें आपको फाइननेस से पता चलती है। तो ये जो हम टेस्ट करेंगे, इस टेस्ट से हमको यही सारी प्रॉपर्टीज पता चलेंगी। तो सबसे बेसिक और सबसे सिंपल टेस्ट है हमारा सीव एनालिसिस टेस्ट। सीव एनालिसिस टेस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 100 ग्राम सीमेंट ले लेते हैं। 100 ग्राम सीमेंट लेने के बाद में हम उसको सीव IS सीव नंबर 9 90 माइक्रोन की जो सीव होती है, उस सीव से हम उसे पास करवा लेते हैं। 15 मिनट तक आप उसको अच्छे से छान लेते हो 100 ग्राम सीमेंट को, है ना।
100 ग्राम सीमेंट को 15 मिनट छानने के बाद में जो आपका जो छना हुआ जो पार्टिकल है, जो रेसिड्यू है, वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओरिजिनल वेट के। अगर 10% से ज़्यादा है तो आपका सीमेंट फिर फाइन नहीं है। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपका जो रेसिड्यू है वो 10% से अगर कम आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सीमेंट है वो कितना फाइन है। यहाँ से आपका फाइननेस टेस्ट, जो सीव एनालिसिस टेस्ट है, वो पता चल जाएगा। फिर जो दूसरा फाइननेस टेस्ट होता है वो होता है एयर परमेबिलिटी टेस्ट। एयर परमेबिलिटी टेस्ट किस चीज़ के लिए होता है, ये भी आपका फाइननेस बताने के लिए होता है। इसके लिए हम कौन सा अपरेटस यूज करते हैं, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी अपरेटस यूज करते हैं। ठीक है, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी अपरेटस यूज करते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक सरफेस के टर्म में। और ये किसके बीच का रिलेशनशिप होता है, फ्लो ऑफ एयर थ्रू सीमेंट बेड एंड सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स फॉर्मिंग द बेड। इन दोनों के कितना एयर पास हुआ सीमेंट बेड के और सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स फॉर्मिंग द बेड, कितना सरफेस एरिया है सीमेंट पार्टिकल्स का जिन्होंने बेड बनाया, ये टेस्ट कौन बताता है, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट बताता है। यहाँ पे ब्लेंस कौन है, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने ये टेस्ट दिया था, इसीलिए उस अपरेटस का नाम क्या है, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी अपरेटस भी है। ठीक है, जिसकी वैल्यू है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, है ना, आपका जो वैल्यू है वो 2250 सेंटीमीटर पर ग्राम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। किसके लिए, एयर परमेबिलिटी टेस्ट के लिए। अब सीमेंट टेस्टिंग का अगला टेस्ट है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट इज अवर नेक्स्ट टेस्ट। इसको करने के लिए हम जो एपरेटस यूज करते हैं वो है विकेट नीडल एपरेटस। यही सेम एपरेटस आपका इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के लिए भी और फाइनल सेटिंग टाइम निकालने के लिए भी यूज होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी आप कितने अमाउंट में वाटर को मिला रहे हैं सीमेंट सैंड के पेस्ट में, ताकि आपका जो सीमेंट है वो इजीली सेट हो जाए, वही आपकी कंसिस्टेंसी है। आपको इस टेस्ट में ये देखना है कि ये जो एक प्लंजर है, ये प्लंजर को आपने आपका जो सीमेंट का पेस्ट बनाया है उसमें डिप करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सेटिंग टाइम और साउंडनेस जो टेस्ट होता है, इन दोनों को करने से पहले हमको किसी भी सीमेंट की कंसिस्टेंसी पता होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी के लिए हमें ये टेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये अपरेटस देखते हैं। ये अपरेटस का कैप है, ये वेट है जो कि मूवेबल है। वेट क्या होता है, ऊपर नीचे मूव हो सकता है। 300 ग्राम का वेट है। वेट के नीचे में यहाँ पे आपका, यहाँ पे अभी नीडल लगा है। नीडल हमारा इनिशियल और फाइनल, इनिशियल सेटिंग टाइम में नीडल यूज होता है, और अभी यहाँ पे हमको क्या यूज करना है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में हमें प्लंजर यूज करना है। प्लंजर का यहाँ पे देख लीजिए डायमीटर 10 mm है और हाइट 50 mm है। ये आपका मोल्ड के अंदर 30 से 33 से 35 mm तक जाना चाहिए, 33 से 35 mm तक नीचे जाना चाहिए। मतलब ये आपका टोटल 40 mm का है, इसमें नीचे में 5 mm तक का बचना चाहिए प्लंजर। इतनी हाइट तक वहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लंजर इंसर्ट होना चाहिए जब भी आप डायरेक्टली यहाँ से वेट को ड्रॉप करोगे। तो ये फ्रेम है आपका, अपरेटस का फ्रेम है ये। अपरेटस का नाम है विकेट नीडल एपरेटस, विकेट नीडल एपरेटस। इससे आप वाटर कंटेंट पता करते हैं सीमेंट का, जिससे कि उसकी कंसिस्टेंसी निकलती है। तो क्या किया जाता है, इसमें 500 ग्राम सीमेंट को लिया जाता है और उसमें 23% वाटर को आप मिलाते हो। पहले ट्रायल में 23% आपने वाटर को मिला लिया, उसके बाद आपने उसका एक पेस्ट बनाया और उस पेस्ट को आप इसमें फिल कर देते हो। इसमें फिल करने के बाद में आप प्लंजर को धीरे धीरे कम करते हो और उसको फिर सरफेस के ऊपर छोड़ देते हो। सरफेस के ऊपर छोड़ने के बाद में आप ये चेक करते हो कि कितनी दूरी के बाद वो प्लंजर, या कितना टाइम लेता है वो प्लंजर पूरा नीचे जाने में। तो यहाँ पे बोल रहा है लोअर द प्लंजर जेंटली अप टू द सरफेस, सरफेस तक छोड़ दिया और आपने उसे अचानक से, मतलब आपको फटाक से छोड़ना है, ऐसा नहीं कि आपने उसको पकड़ के रखा है और उसको नीचे जाते तक के पकड़ा, ऐसा नहीं, तुरंत छोड़ देना है। द मॉइस्चर कंटेंट एट विच दिस सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज प्रोड्यूस्ड इज टर्म्ड एज पी। अब ऐसा नहीं है कि आपका एक ही बार में 23% मिला है और आगे किसी सीमेंट में आ जाएगा, बट आपको अलग अलग कंसिस्टेंसी के लिए आप 2% 3% बढ़ा के इसकी कंसिस्टेंसी निकालते जाएंगे, और फिर उसके बाद में हमारा यहाँ से कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है।
अलग अलग टर्म्स के लिए होता है, और जिस जिस पर्टिकुलर टर्म के लिए, जिस पर्टिकुलर वेट के लिए आपका निकल गया या वाटर कंटेंट के लिए आपका कंसिस्टेंसी निकल गया, उसको आप पी के उसमें टर्म करते हो, पी लिखते हो, उस कंसिस्टेंसी को आप पी मान के चलते हो। तो ये एपरेटस है। कंसिस्टेंसी टेस्ट हर बार करना पड़ता है, सेटिंग टाइम के पहले भी आपको कंसिस्टेंसी टेस्ट करना है, साउंड हर सीमेंट बैग के लिए आपको एक बार कंसिस्टेंसी टेस्ट करके देखना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा सेटिंग टाइम। अभी मैंने बताया कि सेटिंग टाइम सेम एपरेटस में होगा, बट दो सेटिंग टाइम होती है। इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब जब आपका सीमेंट क्या होता है, जमना या सेट होना स्टार्ट होता है, तो वो इनिशियल सेटिंग टाइम है, जो कि 30 मिनट्स होती है इनिशियल सेटिंग टाइम। 30 मिनट के बाद आपका सीमेंट क्या होता है, धीरे धीरे सेट होना शुरू हो जाता है। फाइनल सेटिंग टाइम हमारा 10 घंटा होता है। 10 घंटे के बाद वो सीमेंट फाइनली सेट हो जाएगा। तो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, टाइम विच इज बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट वाटर, जैसे ही आपने वाटर इज एडेड टू द सीमेंट अप टू द टाइम सीमेंट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। जैसे ही आपने सीमेंट में पानी मिलाया, आपका इनिशियल सेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। सीमेंट में पानी मिलाया और छोड़ दिया तो सीमेंट जमना चालू हो जाएगा, तो वही चीज हमारी क्या है, सेटिंग टाइम, सीमेंट सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि एपरेटस कैसे करते हैं। हमने 500 ग्राम का सीमेंट ले लिया, ठीक है, सबसे पहले 500 ग्राम का हमने क्या लिया, सीमेंट लिया, और फिर उसको गॉज करते हैं 0.85 के स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन से, एसपी से। लोअर द स्क्वायर नीडल जेंटली एंड रिलीज इट क्विकली। जो नीडल हमने देखा था सुई, इससे पहले वाले जो डायग्राम में, वो जो सुई है उसको हम फटाक से छोड़ देते हैं, और हम टाइम देखते हैं कि 33 से 35 mm, ऊपर से 33 से 35 mm जाने में उसको कितना टाइम लगा। और एक स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए आपका सेटिंग टाइम 30 मिनट का होता है। 30 मिनट बाद से आपका सेटिंग स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, टाइम विच इज बीइंग मेजर्ड फ्रॉम इंस्टेंट वाटर इज एडेड टू सीमेंट अप टू द टाइम सीमेंट completely loses its plasticity and attains sufficient firmness। ऐसा टाइम जहाँ पे आपने सीमेंट में पानी मिलाया तो प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट किया, और कब तक, जब तक वो एकदम कड़ा नहीं हो गया, वो उसकी फाइनल सेटिंग टाइम। जब सीमेंट एकदम ज्यादा कड़ा हो जाता है तो उसका फाइनल सेटिंग टाइम कहलाता है। 500 ग्राम सीमेंट लेना है, वही आपको 0.85 पी से उसको 500 सीमेंट लेके गॉज करना है, और 0.85 पी का वाटर, जितना भी हमने इससे पहले कंसिस्टेंसी में वाटर निकाला होगा, जितना परसेंट वाटर उसमें लगेगा उसको हम वहां पे मिला देंगे। उसके बाद आप, अब इसके लिए अलग आपका नीडल, यहाँ पे थोड़ा सा अलग नीडल रहता है, नीचे में इसमें से छोटा सा गोल बना रहता है, तो वो वाला नीडल को आप फटाक से रिलीज कर दोगे, और जैसे ही वो गिरने के बाद में आपके सीमेंट के ऊपर एक छोटा सा गोला बस बनाएगा, अंदर नहीं जाएगा, इंप्रेशन बस बनाएगा, वही चीज आपकी बता देती है कि आपका सीमेंट सेट हो गया है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए आपका सेटिंग टाइम है 10 घंटे का। 10 घंटे में आपका सीमेंट क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। फाइनल सेटिंग टाइम सेट होना स्टार्ट कब होता है, जैसे ही आपने सीमेंट पेस्ट को सेट लगाया, पानी डाला सीमेंट में, उसके 30 मिनट बाद वो सेट होना चालू हो जाएगा, और आखिरी जो उसकी फाइनल सेटिंग होगी वो 10 घंटे बाद होगी, ठोस एकदम 10 घंटे बाद होगा। नेक्स्ट टेस्टिंग ऑफ सीमेंट क्या है, साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट भी आपका इंपॉर्टेंट टेस्ट है। साउंडनेस मतलब क्या होता है, यहाँ पे साउंड से कुछ रिलेटेड नहीं है, साउंडनेस मतलब उसकी वॉल्यूम में चेंजेस आएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इट इज इम्पॉर्टेंट दैट सीमेंट आफ्टर सेटिंग डज नॉट शो एनी appreciable change in volume as affects the durability of structure। यहाँ पे बोल रहा है कि सीमेंट में ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो किसी भी तरीके का वॉल्यूम में चेंज नहीं दिखाए सेट होने के बाद में। एक बार आपने सीमेंट को सेट कर दिया, वो अचानक से फैले या कम हो, सिकुड़े या फैले मत। ऐसा अगर उसमें वॉल्यूम में चेंज होगा या साउंडनेस में चेंजेस आएंगे तो आपका स्ट्रक्चर में अफेक्ट करेगा। साउंडनेस किसकी वजह से होता है, सीमेंट में आपके कंस्टिट्यूएंट है लाइम, मैग्नीशिया, सल्फर, अगर ये ज्यादा हो गए या कम हो गए, इनकी वजह से आपका साउंडनेस होता है। तो साउंडनेस अगर लाइम की वजह से है तो कैसे करेंगे, ये देखिए। आप सबसे पहले गेज करेंगे सीमेंट को 0.78 पी से, और पेस्ट को आप मोल्ड में
फिल कर देंगे। उसके बाद जो आपका टॉप और बॉटम है उसको आप ग्लास के प्लेट से कवर कर देंगे, ग्लास के प्लेट से, ठीक है, ताकि आपको वो स्ट्रक्चर दिखते रहे। ग्लास के प्लेट से कवर करके आप उसको पूरे का पूरा जो भी आपने मोल्ड में पेस्ट डाला था डायरेक्टली ग्लास से अच्छे से पैक कर दिया और उस पूरे असेंबली को आपने वाटर में डाल दिया। वाटर का टेम्परेचर आपका 27 से 32 डिग्री होना चाहिए और 24 घंटे के लिए आपने उस पेस्ट को मोल्ड के साथ में ऊपर से ग्लास से कवर करके पानी के अंदर में 24 घंटे डाल दिया। अब आप उस मोल्ड को बाहर निकालेंगे और आप ये देखेंगे, नोट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्लिट विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर आर्म्स की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ स्प्लिट में वो आप देखेंगे। उसके बाद आप फिर से पूरी असेंबली को, जितना भी आपका था, मोल्ड था, ऊपर ग्लास प्लेट था, फिर से आप उन तीनों को क्या कर दोगे, वापस से एक साथ पैक करके वाटर में डाल दिया। और फिर आप टेम्परेचर को आप थोड़ा सा क्या करो, इंक्रीज द टेम्परेचर, धीरे धीरे करके 25 से 30 मिनट में आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। कितना, बॉइलिंग पॉइंट आते तक में आपने उस टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अभी आपने नॉर्मल टेम्परेचर था 27 से 32, अब इतना टेम्परेचर हो गया कि वाटर उबलने लग गया। और इसी तरीके से आपको उसको अगले 3 घंटे के लिए रखना है, 24 घंटे नहीं, 3 घंटे के लिए। फिर निकालने के बाद में आप उसका फिर से डिस्प्लेसमेंट निकालो इंडिकेटर आर्म में और आप उसकी रीडिंग्स, चेंज इन रीडिंग्स आप उसको निकाल लो। और ये जो टेस्ट है वो आपका, जो टेस्ट का रिजल्ट आना चाहिए वो 10 mm आता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। इससे ज्यादा आपका साउंडनेस नहीं होना चाहिए किसी भी अपरेटस में। ये है आपका मोल्ड, ये है ऊपर के ग्लास प्लेट, ये है हमारा स्प्लिट। इसमें आप रीडिंग लोगे कि कितना फैला, ये कितना उसमें क्या आया, उसमें कितना एक्सपेंशन आया, कितना कॉन्ट्रैक्शन आया। तो यहाँ से ये आपका कौन सा डायग्राम है, साउंडनेस टेस्ट के लिए ये डायग्राम देखा जाता है। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है साउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया। लाइम और मैग्नीशिया की वजह से कौन सा साउंडनेस आता है। तो ये टेस्ट में क्या होता है, ये टेस्ट सेंसिटिव है लाइम के लिए भी और मैग्नीशिया के लिए भी। साउंडनेस लाइम से भी और मैग्नीशिया से भी। इसमें हम एक मोल्ड रखते हैं, है ना। ये टेस्ट होता है किसमें, ऑटोक्लेव एपरेटस में होता है। तो सबसे पहले आपने मोल्ड को प्रिपेयर किया, उसमें सीमेंट और सीमेंट का 25 mm का क्यूब फिल किया। अब उसको ऑटोक्लेव में हमने डाल दिया। स्टीम प्रेशर आपने बढ़ा दिया, 21 kg पर सेंटीमीटर तक हमने उसका स्टीम का प्रेशर जो है इंक्रीज किया और मेंटेन किया नेक्स्ट 3 घंटे के लिए। उसके बाद मोल्ड को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि कितना एक्सपेंशन हुआ मोल्ड में। ये चीज हम उसको नोट करेंगे। जो भी एक्सपेंशन है वो 0.8% ही होना चाहिए ओपीसी के लिए, उससे ज्यादा एक्सपेंशन उसमें नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये टेस्ट किसकी मदद से कर रहे हैं, स्टीम की मदद से, भाप दे के आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एपरेटस में भाप दे के आप उसका देख रहे हैं कि कितना % एक्सपेंशन हुआ उसमें। तो 2 टाइप के साउंडनेस टेस्ट देख लिया हम। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है स्ट्रेंथ, ताकत, स्ट्रेंथ टेस्ट। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। कंप्रेशन के डायरेक्शन में आपने जब फोर्स लगाया तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो जाएगा और टेंशन के डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया तो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हो जाएगा। तो इसमें हम सीमेंट और सैंड का रेशियो जो लेते हैं, सीमेंट और एनियर का सैंड लेते हैं, एनियर सैंड, उसका रेशियो हमारा है 1:3। सबसे पहले आपने सैंड को छान लिया, उसका वेट कर लिया 550 ग्राम और वाटर सीमेंट रेशियो आपका 0.4 होगा। अब आपने इस रेशियो में वाटर का, सीमेंट का, सैंड का रेशियो पता है, इस रेशियो में आपने एक मोर्टार बना लिया और मोर्टार को आपने एक मोल्ड में फिल किया जिसका डायमेंशन 70.5 या 75 mm मोल्ड का साइज रहेगा। अब मोल्ड का साइज हो गया, उसमें आपने मोर्टार फिल कर दिया, फिल करने के बाद में सूखने दिया और फिर उसको 7 दिन तक क्योर किया, क्यूरिंग किया 7 दिन तक। क्यूरिंग करने के बाद में उसके बाद आपको कंप्रेशन या टेंशन जो टेस्ट करते हैं हम किस में करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम। ऐसा टेस्टिंग मशीन आपने अपने कॉलेजेस में देखा होगा। यहाँ पे से इसका प्रेशर सेट करते हो और इस वाले पोर्शन पे, यहाँ इस पोर्शन में हमारा स्पेसिमेन रखाता है। टेंसाइल और कंप्रेशन के लिए एक ही मशीन यूज होती है। तो यहाँ पे आप 28 डेज के लिए कंप्रेशन जब किया यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, तो अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिन तक के लिए उस
मोल्ड में कितनी आती है 33 न्यूटन पर mm। 7 दिन में 2/3 आ जाएगी, जितना भी आपका 28 दिन का है उसका 2/3%। 7 दिन की उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और 3 दिन में उसका 50%, जो भी यहाँ निकला उसका 50% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका तीसरे दिन ही निकल जाता है। तो आप उसको 3 बार टेस्ट करके देखते हो। पहली बार आप 3 मोल्ड प्रिपेयर करने के 3 दिन बाद उसका टेस्ट करोगे, फिर 7 दिन बाद आप उसका टेस्ट करोगे और 28 दिन बाद आप उसका टेस्ट करोगे। तीनों टेस्ट का यहाँ पे रिजल्ट दिया है कि कैसे आता है। सेम चीज आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए भी होता है। टेंसाइल में उसको हम बाहर की तरफ खींचते हैं, कंप्रेशन में अंदर की तरफ दबाते हैं। फिर आ गया हमारा केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। अब जो अगला टेस्ट है वो है केमिकल कंपोजिशन का। तो इसमें बोल रहा है कि जो एल्यूमिनिया है और एल्यूमिनिया और आयरन ऑक्साइड का जो रेशियो है वो 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। और जो हमारा रेशियो है लाइम और सिलिका का या एल्यूमिनिया और आयरन ऑक्साइड का, वो आपका 1.02 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। एक रेशियो बता रहा है लाइम टू सिलिका या एल्यूमिनिया और आयरन ऑक्साइड, इनका जो रेशियो है वो 1.02 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, लाइम सेचुरेशन फैक्टर। जो रेशियो है हमारा ये क्या कहलाता है, लाइम सेचुरेशन फैक्टर। अब हमारे अलग अलग प्रकार के सीमेंट होते हैं, जैसा जैसा यूज है, जैसा जैसा एरिया है, आपके आस पास की एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, आपकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से हमारे बहुत से टाइप के सीमेंट आते हैं। बस मैं यहाँ पे नाम बताती जाती हूँ। पहला है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो कि 3 ग्रेड में मिलता है। 33 ये उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, 43 और 53 ग्रेड। फिर है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जो फटाफट सूख जाता है, जल्दी सूखता है। फिर है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ऐसी जगह जहाँ पे आपको सीमेंट को बहुत फटाक से सुखाना है, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया जहाँ पे तुरंत सूख जाना चाहिए, तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करोगे। फिर है क्विक सेटिंग सीमेंट, ये भी जल्दी सूख जाता है। लो हीट सीमेंट, जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, डैम वगैरह हो गया, वहाँ लो हीट सीमेंट यूज होता है। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, रेजिस्टेंट सीमेंट, सल्फेट से रिएक्ट ना करे, सल्फेट को रेजिस्ट कर पाए, वो हो गया। फिर सुपर सल्फेट सीमेंट आ गया। फिर पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, कलर्ड सीमेंट आपका व्हाइट सीमेंट जो आता है। फिर है हाइड्रोफोबिक सीमेंट, जो कि आपका पानी से डरता है। फिर एयर इंट्रेनिंग सीमेंट, मैसनरी सीमेंट, ऑयल वेल सीमेंट, एक्सपेंसिव जो एक्सपेंड होता है, हाई एल्यूमिनिया सीमेंट, वाटरप्रूफ सीमेंट और वेरी हाई स्ट्रेंथ सीमेंट। ये कुछ आपके सीमेंट। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको कोई भी वीडियो अगर मेरे चैनल पे देखना है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यूट्यूब में जाके सुनिधि राजहंस लिखिए, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।